Hello everyone, I'm Sanggapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel English with Sanggapal sir. We have started a lecture series wherein we are conducting analysis of SBI clerical PYQs and IBPS clerical PYQs. In this lecture series, we have already uploaded 4 lectures wherein we have analyzed many questions of the previous year's examinations. Today also we are going to study some more examples. So without wasting our time, shall we start with the very first question? Let us have the very first question of the day, and that is, now the directions is given. First we shall read the direction and we shall solve the question. The following question contains a sentence which has been divided into 4 parts which not be in their correct order of narrative. The sentence is then followed by 5 options, one of which gives the sequence of the rearranged parts of the parts to make the sentence meaningful. Choose the option which gives the correct sequence of the parts. If the sentence is already arranged in the correct sequence, then mark option no rearrangement required as the answer. Alright guys, ये जो सवाल है हमारा, ये सवाल जम्बल्ड सेंटेंस का है, जिसे हम जम्बल्ड पैराग्राफ भी कहते हैं. जम्बल्ड पैराग्राफ या जम्बल्ड सेंटेंस जिसे हम कहेंगे. जम्बल्ड पैराग्राफ में क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है. अगर आप लोगों को पता नहीं तो एक बार देख लीजिए. चलिए, कल जैसे हमने लिया था उसी तरह का सवाल है. पहला सवाल है, क्या इस सवाल में कैन यू सी दिस 4 ऑप्शंस, इस सेंटेंस को हमें रीअरेंज करना है. हमारा ट्रिक क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स होते हैं, वो हमें देखने हैं. बस हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा. तो सबसे पहले सेंटेंस का क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड्स. इस तरह से हम सेंटेंस को लिखते हैं. तो यहां पे जब हम सेंटेंस को देखते हैं ट्रीट्स में, तो ट्रीट्स ये हमारा वर्ब हुआ. ये ट्रीट्स जो है ये वर्ब का 5th फॉर्म है क्योंकि एस लगा है. तो इसके पहले सब्जेक्ट आएगा. इसका मतलब ए से शुरू होने वाला सीक्वेंस हमारा आंसर नहीं हो सकता. यहां पे तो 2 ही दिए हैं, बी या तो डी. तो ए और सी के बारे में हम सोचेंगे नहीं. इवन दो द फूड इजंट, इवन दो द फूड इजंट, क्या नहीं है, फूड इजंट. ओके, द बेस्ट आई गो देयर, the best even though the food isn't the best I go there often okay, ये सीक्वेंस आ गया है ऐसे ही पढ़ते पढ़ते. तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, किसके बारे में बात हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं फूड के बारे में. किसके बारे में बात कर रहे हैं, फूड के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो दिया हुआ पार्ट है ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है. तो इसे पढ़ लेते हैं डायरेक्टली. इवन दो द फूड इजंट द बेस्ट, वहां का जो फूड है ठीक है, अच्छा नहीं है इतना ज्यादा. आई गो देयर ऑफन, मैं हमेशा वहां पे जाता हूं. क्यों, बिकॉज द स्टाफ ट्रीट्स मी लाइक फैमिली, क्योंकि वहां का जो स्टाफ है, वहां के जो लोग हैं वो मुझे अपने फैमिली की तरह देखते हैं, ट्रीट करते हैं. इस तरह का इस सेंटेंस का मीनिंग है. मतलब DCBA ये कहां पे दिया है, यहां पे दिया है, इसलिए ये हमारा आंसर है. अब इसे देखते हुए मैंने तो ऐसे पढ़ लिया, ये आंसर आया. ये ट्रीट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि ये V5 है. बी देखते हैं, ऑफन बिकॉज, तो ऑफन बिकॉज द स्टॉप, ऑफन से तो शुरुआत नहीं होगी. ऑफन जो है वो हमें दर्शाता है, क्या दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी दर्शाता है कि ऑफन बिकॉज द स्टॉप. तो यहां पे ये जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये किसी चीज की तो भी फ्रीक्वेंसी दिखाता है. तो यहां पे फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, गो की है. इसका मतलब बी जो है वो सी के पहले नहीं आ सकता. तो इसीलिए ये जो बी वाला ऑप्शन है हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है. बचता है DABC DCBA. अब डी के बाद में एक इवन दो द फूड इजंट ट्रीट्स, तो फूड इजंट ट्रीट्स, इजंट के बाद में ट्रीट्स, V5 ये मेन वर्ब आ नहीं सकता किसी भी सेंटेंस में. याद रखना है, अगर सेंटेंस में आपको एम, इज, आर, वाज ये वर्ब्स दिखते हैं तो इनके बाद कभी भी V1 नहीं आता है, कभी भी नहीं आता. कुछ भी हो जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कभी नहीं आता. तो यहां पे इजंट के बाद में ट्रीट्स का V1 या V5 दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, इतना याद रखना है. अगर आता है तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बनता है. तो इसीलिए DABC का तो सवाल ही नहीं बनता. बचा क्या, DCBA. तो DCBA जो है वो हमारा आंसर है, इतना याद रखिए. चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ. देखते हैं दूसरा वाला हमारा सवाल क्या है. तो यहां पे दूसरा सवाल है,
डाउन आई कांट, तो यहां पे ए सी ए मतलब बी हमारा पहला सेंटेंस नहीं, उन्होंने ही बता दिया है। ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो यहां पे जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पे डाउन क्या, डाउन आई कांट, तो ये हो नहीं सकता। डाउन आई कांट यहां से शुरुआत नहीं हो सकती। पढ़ लेते हैं, डाउन आई कांट वेबसाइट राइट नाउ। तो हमारा जो इस तरह का सवाल होता है तो इस स्ट्रक्चर को ज्यादातर ध्यान में रखना है, किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे मैं मेरे इंटरनेट के बारे में बात कर रहा हूं। सिंस माई इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में हो रही है। सिंस माई इंटरनेट इज व्हाट, सिंस माई इंटरनेट इज व्हाट, एक्सेस हो सकता है क्या, नहीं। तो डाउन, मेरा इंटरनेट जो है वो चल नहीं रहा है, उसका स्पीड नहीं है, डाउन है। सिंस माई इंटरनेट इज डाउन आई कांट एक्सेस माई फेवरेट वेबसाइट राइट नाउ। ये कैसे आया, यहां पे मैंने सोचा चलिए ये भी नहीं आता है तो ये एक बात याद रखिए, मुझे ये समझ में आया कैन के बाद में, कैन जो है ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए जो कि यहां पे है। इसका मतलब ए के बाद में डी आता है। क्या आता है ए के बाद में, ए के तुरंत बाद डी आता है। यहां पे ए के बाद तुरंत डी है, नहीं ये नहीं होगा। यहां पे है क्या ए के बाद डी, नहीं, यहां पे डी के बाद ये है, ये गया। यहां पे ए के बाद तुरंत डी है, परंतु इसे जब हम देखेंगे तो एक्सेस माय फेवरेट डाउन आई कांट, आई एम सॉरी, ए के बाद में तुरंत क्या आना चाहिए, डी। तो डाउन आई कांट एक्सेस माय फेवरेट, तो आई कांट एक्सेस माय फेवरेट, आई एम सॉरी, आई कांट एक्सेस माय फेवरेट व्हाट वेबसाइट राइट नाउ। तो ये यहां से ठीक है, पर ये डाउन तो जो है ना हमारा सेंटेंस का शुरुआती नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डाउन किसी के तो भी बारे में बात कर रहा है। तो डाउन क्या है, तो इंटरनेट है डाउन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के पहले भी क्या आएगा, हमारा सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा, जो यहां पे दिया है। इसीलिए सी ए डी बी जो है वो हमारा सीक्वेंस होगा। पढ़ लेते हैं, सिंस माई इंटरनेट इज डाउन आई कांट एक्सेस माई फेवरेट वेबसाइट्स नाउ। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस था जंबल वो राइट हो गया, इतना याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन यहां पे जो है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना जरूरी है, पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस कंटेन्स अ हाइलाइटेड फ्रेज दैट मे बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, choose the most appropriate option from the given alternatives to replace the highlighted phrase and correct the sentence. If the highlighted phrase is correct as it is, then choose no replacement required as the correct answer. तो एक फ्रेज दी है जिसे हाईलाइट किया गया है, अगर आपको लगता है कि उसे रिप्लेस करने की जरूरत है तो रिप्लेस कीजिए, अगर लगता है कि रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तो हमने ऑप्शन दिया है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, उसे एज अ आंसर जो है हमें सिलेक्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। शी इज गोइंग टू द स्टोर टू बाय। अब ये ट्रिक मैंने दी थी, कब दी थी आप लोगों को याद होगा तो। क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस व्हाइल सॉल्विंग द पेपर वी डोंट लुक एट द स्पेलिंग, वी लुक एट द सेंस। सो टू साउंड्स टू, टू एंड टू, टू टू। सो many a time what happen, we fail to notice the difference in pronunciation। तो जैसे हो जाता है, और going to तो ये होता है, पर going to लिखा कैसे जाता है मैंने बताया है। going to का जो ये एक्सप्रेशन है वो इस तरह से होता है कुछ, going to, ये TOO कभी होता नहीं, इसका मतलब ये रिप्लेस करने की जरूरत है, going to TO चाहिए। So she is going to the store to buy some groceries and snacks, is going to चाहिए, तो is going to कहां पे दिया है, डी में। was gone to नहीं आएगा, ठीक है, was gone to नहीं आएगा, is gone to नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। was went to तो आएगा नहीं। एक याद रखना, am is are के बाद में एक्टिव वॉइस में V4 का प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस में V3 का प्रयोग किया जाता है, पर सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का है, तो V3 का यहां पे तो प्रयोग गलत है, तो ये गए, इसका तो सवाल ही नहीं बनता। वॉज वेयर के बाद में V4 आएगा, या तो V3 आएगा एक्टिव में, V3 आएगा पैसिव में, V2 तो कभी आता ही नहीं, तो ये गया, बचा क्या, D। तो इस तरह से D जो है हमारा क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा एक सवाल था। अब इन ईच क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 sentences have been given. Out of 4 sentences, 1 statement is grammatically and contextually correct. Find out which of the following sentence is correct.
If all the given sentences are correct, then choose option all are correct as your answer choice. So ये जो सवाल है ये find out the correct sentence वाला है, तो इन्होंने correct ही पूछा है, इतना याद रखना है। इन्होंने क्या कहा है कि हमें जो चाहिए वो correct वाला चाहिए, ठीक है, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला सवाल। तो यहां पे ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं। अगर लगता है कि सारे सही है तो एक और है ऑल आर करेक्ट। चलिए, तो यहां पे 12वें नंबर का सवाल है, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड इट्स असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। दूसरा है द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। तीसरा है एक्सपर्ट्स डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड टू स्टोर सोलर एनर्जी। सी एंजॉय रीडिंग बुक्स इन हर फ्री टाइम। और ये जो सवाल है ये मैंने सिर्फ मुझे लगता है कि लेने चाहिए तो इसलिए नहीं ले रहा, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। जो दो दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेंगे, इतना याद रखना है। चलिए, तो पहला द स्टूडेंट्स, आई होप थोड़ा सा समय लीजिए पर आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब मैं कुछ बात करता हूं तो जस्ट यू हैव टू पॉज द लेक्चर और इसका आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड। यहां पे स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, ठीक है। यहां पे कंप्लीटेड हमारा वर्ब है, V2 है। मैंने बताया है V2 का ना तो कोई सिंगुलर फॉर्म होता है ना तो प्लूरल, तो ये जो है ये सही है। इसके बाद में ये जो प्रोनाउन आया है इट्स प्रोनाउन, ये हमारा प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। कैसा है? सिंगुलर है। किस लिए यूज किया है? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स कैसा है? तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन तो चलेगा नहीं, इसका मतलब ये गलत है। ये गलत है मतलब ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। चलिए दूसरा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। चलिए ये तो सही लग रहा है। एक्सपर्ट्स डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड टू स्टोर। मेथड टू, मैंने कहा था इंफिनिटिव कैसे लिखा? स्टोर। तो स्टोर यहां पे अपना वाला स्टोर नहीं, स्टोर मतलब किसी चीज को स्टोर करना, ठीक है। तो यहां पे स्टोर जो है वो हमारा वर्ब है, तो ये इंफिनिटिव वाला सवाल है। और इंफिनिटिव कैसे लिखा जाता है? TO2 प्लस V1, पर यहां पे TOO दिया है, मतलब ये गलत है। दूसरा, शी एंजॉय रीडिंग। शी जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद में जो वर्ब आया है वो V1 है, और V1 कैसे होता है? प्लूरल होता है। तो क्या ये सही होगा? नहीं, तो ये गलत है। बचा क्या हमारे पास? एक, द सन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। हर सुबह सूरज जो है पूरब में ही उगता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। यहां पे V5 जो है वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस दर्शाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस दर्शाता है। तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल सही है, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस टू सिलेक्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी वही चीज है, करेक्ट इनकरेक्ट हमें देखना है, इसका डायरेक्शन नहीं लिया है, पर वही है, करेक्ट देखना है, नॉट इनकरेक्ट। द ट्रेनिंग सेशन कवर्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप एंड टीम वर्क। द ट्रेनिंग सेशन कवर्ड, ये V2 है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो V2 ना तो सिंगुलर प्लूरल होता है, तो ये सही है। वेरियस एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स जो है वो हमारा नाउन है, तो कितने कैसे एस्पेक्ट? तो एडजेक्टिव्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऑफ लीडरशिप, ये प्रपोजिशन है, लीडरशिप नाउन है, एंड टीम वर्क दोनों नाउन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओवर टाइम यू लर्न टू अडेप्ट टू न्यू चैलेंजेस, ये देखना है, ये भी सही है। ओवर टाइम यू लर्न टू अडेप्ट, एक याद रखना है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडॉप्ट, अडेप्ट, ठीक है। और दूसरा होता है एडेप्ट। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, तीनों वर्ड ये बहुत बार पूछे जाते हैं। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है, किसी चीज को दत्तक लेना, इसका मतलब होता है एडॉप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? तो एडेप्ट का मतलब जो होता है वो होता है टू एडजस्ट, खुद को किसी परिस्थिति में, परिस्थिति या खुद को किसी परिस्थिति के अनुसार ढालना, मतलब एडेप्ट। और तीसरा जो है वो है एडेप्ट, और एडेप्ट का मतलब होता है टू बी स्किलफुल, ठीक है। किसी चीज में आप में किसी चीज का कौशल्य होना, किसी चीज का एक्सपर्टीज होना, उसे हम कहते हैं एडेप्ट। तो ये तीनों जो है अलग अलग वर्ड है, हमें इनके मीनिंग जो है वो पता होना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इन पे सवाल पूछे
जाते हैं। फिर उसके बाद में जो है द टूरिस्ट वर मूव टू सेफ एरियाज एंड प्रोवाइडेड शेल्टर। तो यहाँ पे द टूरिस्ट, ये टूरिस्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। ये उसके बाद में मूव्ड, वेरी गुड, ये थर्ड फॉर्म है, मैंने पहले ही कहा। एम आर वॉज वेयर के बाद में एक्टिव वॉइस में V4 आता है, पैसिव वॉइस में V3 आता है, तो सही है। टू सेफ एरियाज एंड प्रोवाइडेड शेल्टर, और उनको शेल्टर दिया गया, तो ये किसी के द्वारा किया गया है, पैसिव का सेंटेंस है, ये भी राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल आर करेक्ट। इसमें एक करेक्ट नहीं, एक से अधिक करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट ही, क्योंकि हमें करेक्ट ढूंढना है, ना कि इनकरेक्ट। द ओवरऑल बजट फॉर द इवेंट इज, तो बजट के बारे में बात हो रही है, बजट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, ये सही है। फॉर द इवेंट एक्सपेक्टेड टू एक्सीड इनिशियल एस्टिमेट्स, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम क्या है, इसे आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे और फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। In the following passage, there are blanks, each of which has been denoted by a letter. For each blank, 5 options are given. Choose the most appropriate word from the options. तो ये क्लोज टेस्ट वाला सवाल है। कौन सा सवाल है ये? तो ये जो सवाल है ये हमारा क्लोज टेस्ट वाला सवाल है, क्योंकि ब्लैंक्स है, उनको नंबरिंग है, मतलब क्लोज टेस्ट है। चलिए सॉल्व करते हैं क्लोज टेस्ट। ये यहां पे हमें पैराग्राफ दिया है, इन्होंने कहा है कि इसे पढ़िए भाई, और यहां पे जो ब्लैंक है ABCD, और उसके बाद में कहीं पे तो है E, यहां पे है E और वहां पे है F, इनको आप फिल कीजिए। ये हो गया E, ये D, ये C, ये B, ये A, और ये इधर है हमारा F। हमने ये 6 ब्लैंक दी है, 6 ब्लैंक्स को आप सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो इसे पढ़ लेते हैं, ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो फूड पॉइजनिंग इज अ कॉमन येट सीरियस इलनेस कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड। तो देखिए यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के बारे में बात हो रही है कि फूड पॉइजनिंग ये जो है वो जनरल चीज है, आम बात है, पर सीरियस इलनेस है, बीमारी जो है वो सीरियस होती है। और ये कब होती है? जब आप कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड खाते हैं, ठीक है, ऐसा खाना जो क्या होता है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया बैठा होता है, खराब होता है, खराब खाना खाने से। इट ऑकर्स व्हेन फूड इज इन्फेक्टेड विथ हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स, लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज नॉसिया, वोमिटिंग एंड। अब देखिए, जब आपको यहां पे फूड पॉइजनिंग होता है, तो फूड पॉइजनिंग पेट से रिलेटेड है। तो इससे क्या होता है, इस बैक्टीरिया पैरासाइट्स लीडिंग टू सिम्टम, नॉसिया होता है, वोमिटिंग होता है, फिर पेट खराब हो जाता है तो डायरिया हो जाता है। तो डायरिया ये सही है। इनसाइट मतलब डीप नॉलेज ऑफ समथिंग, तो यहां पे नॉलेज की बात तो हो नहीं रही है। निमोनिया होता है क्या? नहीं, निमोनिया ठंडी से होता है, तो निमोनिया की बात नहीं। रोलिंग, कीप कंटिन्यू समथिंग, ये नहीं होगा। स्वेलिंग, सूजन की तो बात नहीं है। तो डायरिया ये एकदम फिट बैठता है, तो हम कहेंगे एंड डायरिया। बिफोर वी सॉल्व दिस, हम इसे पढ़ लेते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग इज improper food handling, including leaving perishable items at room temperature for an period. Certain foods such as raw meat, dairy products and seafoods are more to contamination and must be stored properly. In most cases, food poisoning symptoms appear within hours or days of consuming contaminated food, while mild cases resolve on their own. Severe cases may require medical blank. It is important to stay hydrated as food poisoning can cause excessive blank leading to dehydration. The best way to prevent food poisoning is by maintaining proper hygiene, cooking food thoroughly and avoiding food that looks or smell blank. इस तरह का ये पैसेज है। तो फूड पॉइजनिंग के बारे में कहा गया है, फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, कौन सी चीजें हैं जिससे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाएगा।
तो ये सारी बातें यहां पे कही गई है। तो पहला तो हमारा आंसर आया है डायरिया, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। फूड पॉइजनिंग इज a common yet serious illness caused by consuming contaminated food. It occurs when food is infected with harmful bacteria, viruses or parasites, leading to symptoms such as nausea, vomiting and diarrhea. One of the most common causes of food poisoning is improper food handling, including leaving perishable items at room temperature for an क्या है तो उसे देख लेते हैं। फॉर एन हेस्टी पीरियड हेस्टी नहीं होता। हेस्टी का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी। क्या होता है इसका मतलब? हेस्टी, किसी चीज की जल्दबाजी। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। हेस्टी, एक्सेसिव मोर देन रिक्वायर्ड, मिनिमम ये किसी चीज बताता है अमाउंट, डिग्री कितना होगा, कम ज्यादा, तो इट डिनोट्स द डिग्री, स्मॉल अमाउंट और डिग्री। उसके बाद में इररेलेवेंट मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड। तो बचा क्या है हमारे पास? एक्सटेंडेड मतलब क्या है? फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड। तो टाइम के लिए, खींचने के लिए हम एक्सटेंडेड यूज करते हैं। तो हमारा डी जो है, टाइम, यहां पे पीरियड मेंशन किया है, पीरियड के बारे में बात हो रही है, मतलब एक्सटेंडेड जो है वो एकदम से फिट बैठेगा। और यहां पे देखिए आर्टिकल एन है, पहली चीज आर्टिकल एन है। तो इस आर्टिकल ने हमें यह चीज बताई, आर्टिकल ने क्या बताया हमें कि ये हेस्टी भी नहीं हो सकता, मिनिमल भी नहीं हो सकता, इररेलेवेंट भी नहीं हो सकता। ये पहले से ही चले गए तीनों ऑप्शन। तो बचे क्या? एक एक्सेसिव और दूसरा है एक्सटेंडेड। दोनों के मीनिंग पता है तो समझ में आ जाएगा। तो एक्सेसिव टाइम के लिए हम यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए एक्सेसिव नहीं आएगा। एक्सेसिव का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन नेसेसरी, जितना जरूरत है उससे ज्यादा। एक्सटेंडेड मतलब द थिंग विच लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। तो एक्सटेंडेड यहां पे ज्यादा बेहतर बैठेगा, तो हम लिखेंगे यहां पे एक्सटेंडेड। सो टेम्परेचर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। So including leaving perishable items at room temperature for an extended period, certain foods such as raw meat, dairy products and seafood are more। ये कैसे है? चलिए, ये पेरिशेबल आइटम्स है, तो चलिए इसे देखते हैं। So and seafood are more immune का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग। तो ये प्रोटेक्टेड है किसी चीज से नहीं, तो इसीलिए ये नहीं आएगा। वल्नरेबल मतलब क्या? ऐसी चीज जिस पर किसी चीज का जल्दी असर हो सकता है। जो चीज, जिस चीज पे किसी चीज का जब जल्दी असर हो सकता है, जल्दी असर पड़ सकता है, तो ऐसी चीज को हम वल्नरेबल चीज कह सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है या ये जो वायरस है, इनका ज्यादातर, यहां पे इसे पढ़ लीजिए, आर मोर वल्नरेबल टू कंटेमिनेशन एंड मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली। तो ये जो चीजें हैं जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। कौन सी जल्दी खराब हो जाती है? डेयरी प्रोडक्ट्स, रॉ मीट एंड सी फूड, ये जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, तो इसीलिए इनको अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए, ऐसे बताया है। तो जल्दी से, वल्नरेबल मतलब ये जल्दी खराब हो जाती है, तो ये बी जो है वो ज्यादा मतलब ज्यादा बेहतर वर्ड है। रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज का प्रतिकार करना, तो ये प्रतिकार इस मीनिंग से यूज किया जाएगा, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे इम्यूनी का मतलब होता है किसी चीज से सुरक्षा मिलना, सुरक्षित रहना, तो इम्यूनी भी नहीं रहेगा। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है? किसी चीज से फायदा मिलना। न्यूट्रल, ना इधर ना उधर, तो ये वर्ड जो है हमारे आंसर में आ ही नहीं सकते। वल्नरेबल एक्चुअली एकदम फिट बैठता है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा। एंड सी फूड आर मोर वल्नरेबल टू कॉन्टेमिनेशन एंड मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन मोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
In most cases, food poisoning symptoms appear within hours or day of consuming contaminated food. While mild cases resolve on their own, severe cases may require medical. अब यहां पे मेडिकल का एक्सपेरिमेंट होता है क्या? कोई प्रयोग किया जा रहा है? नहीं. डिस्ट्रक्शन, किसी को खत्म किया जा रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा. एलिमिनेशन, तो एलिमिनेट मतलब किसी चीज को खत्म करना अगेन, तो ये भी नहीं होगा. तो ट्रीटमेंट, मेडिकल का ट्रीटमेंट होता है. इन्विटेशन होता है क्या मेडिकल का? नहीं. तो मेडिकल ट्रीटमेंट. तो क्या कहा है कि थोड़ी बहुत ऐसी चीजें तो रिजॉल्व हो जाती है माइल्ड केसेस जो है, पर अगर सीवर है तो उसके लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है. तो ट्रीटमेंट ये वर्ड जो है वो एग्जैक्टली फिट बैठता है, इसीलिए हमारा आंसर मेडिकल ट्रीटमेंट होगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड. क्या कहा गया है यहाँ पे? इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड. तो हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है कि मतलब बॉडी में जितना हमें पानी की जरूरत है उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड एज फूड पॉइजनिंग कैन कॉज एक्सेसिव. अब हाइड्रेटेड मतलब हमें पानी जितना चाहिए उतना मेंटेन करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड एज फूड पॉइजनिंग कैन कॉज एक्सेसिव क्या? हंगर, थर्स्ट, तो स्वेटिंग या फिर टॉयलिंग या वोमिटिंग. तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा वोमिटिंग. क्यों होगा वोमिटिंग? क्योंकि यहां पे हमें हाइड्रेट रखना है. यहां पे क्या कहा? इट इज क्या कहा गया? लीडिंग टू डिहाइड्रेशन कैन कॉजेस एक्सेसिव वोमिटिंग. क्योंकि बहुत ज्यादा आप उल्टियां करोगे तो पानी बाहर जाएगा. पानी बाहर जाएगा मतलब पानी अंदर कम होगा. तो आपको जितना बॉडी को जरूरत है पानी की उतना मेंटेन करना जरूरी है. सो यहां पे एक्सेसिव वोमिटिंग लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, और वोमिटिंग से डिहाइड्रेशन होगा. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग इज बाय मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन, कुकिंग फूड thoroughly and avoiding food that looks or smells. क्या कहा है उन्होंने? द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंट फूड. ये फूड पॉइजनिंग को अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? इज बाय मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन. प्रॉपर हाइजीन आपको रखना पड़ेगा. कुकिंग फूड थरोली, खाना अच्छे से पकाना पड़ेगा. एंड अवॉइडिंग फूड दैट लुक्स और स्मेल, और ऐसा खाना नहीं खाना है जो ऐसे दिखता है और जिसका क्या आता है? स्मेल आता है. पर स्मेल कैसा वो देखेंगे. दैट स्मेल्स अपीलिंग, फ्रेश, सस्पिशियस, न्यूट्रिशियस और स्वीट. तो यहां पे जब हमने कहा है तो अगर फूड फ्रेश है तो हम नहीं खाएंगे, उसे अवॉइड नहीं करना है. फ्रेश फूड खाएंगे, अच्छा खाना है वो. न्यूट्रिशियस खाएंगे, स्वीट. जिसके ऊपर आपको डाउट है सस्पिशियस, तो सस्पिशियस जिसके ऊपर डाउट नहीं, खराब हो सकता है यार, स्मेल कुछ अलग आ रही है, तो ऐसा खाना नहीं खाना है. ऐसे इन लोगों को कहना है, ऐसा इस पैसेज का कहना है. और इस तरह से हमने ये क्लोज टेस्ट के सवाल जो है वो सवाल सॉल्व किए हैं. इसके आगे कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में उसमें और सवाल लेंगे. उसमें जो सवाल होंगे, अब फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल हो सकते हैं, एरर डिटेक्शन के सवाल हो सकते हैं, वो सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करेंगे. बट उससे पहले अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो अगेन, हाँ, ये बातें बोली जाती है हर लेक्चर में कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जरूरी होता है लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक जो टीचर पढ़ाता है उसे जो है ना वो मोटिवेट करता है लेक्चर कंडक्ट करने को. आपका एक लाइक, ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन उसे बताता है कि हाँ बच्चों को ये ज्यादा पसंद आ रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है, इसीलिए सब्सक्राइब करते जा रहे हैं. और शेयर करोगे तो क्या होगा? ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ना बांटने से वो खराब हो जाता है. तो ज्ञान बांटना जरूरी है. देयरफॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये चीजें पसंद आती है तो. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सवाल के साथ, और इसी तरह से उनका भी हम एनालिसिस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.